स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा। हम कोशिश करेंगे कि पहले उन चीज़ों के बारे में बात करें जो पहले से आप पढ़ चुके हैं, उनसे नई चीज़ों की तरफ इस तरीके से जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट भी बेहतरीन तरीके से बिल्डअप हो जाए और आपको कहीं पे भी दरमियान रास्ते में दुश्वारी का सामना ना हो। तो सबसे पहले तो आप वर्क से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं, फोर्स जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है, तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो हमने वर्क किया। वर्क करने से क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर? मोस्टली तो ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे साइकिल है, आप उसको धक्का लगा रहे हैं, उसकी स्पीड इंक्रीज करती है। स्पीड जब इंक्रीज करेगी तो जो वर्क डन ऑब्जेक्ट पे आपने किया होगा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होगा। उसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप किसी कंजर्वेटिव फील्ड में मूव कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज कर सकती है। आइए एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, ये एक कंजर्वेटिव, इसके अंदर फोर्स, स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होती है ये कंजर्वेटिव होती है। अब अगर हम इस मैस के ऊपर फोर्स लगा के इसको कंप्रेस करते हैं तो इस स्प्रिंग के अंदर जो है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। तो वर्क डन जो हमने किया वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क के ये दो एस्पेक्ट्स मोस्टली देखे जाते हैं। वैसे आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दूं, इसके अलावा अगर किसी जगह फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर रही हो तो वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन। उसी तरह से अगर आपके पास कोई गैस है किसी कंटेनर में, आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन उसके ऊपर भी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन हमारे टॉपिक के लिहाज से ये हीट वाला जो है इसको हम हीट जो है उसमें नहीं आएगी। इन्हीं दो चीज़ों के गिर्द जो है हमारा टॉपिक जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि यहाँ पे कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई करने वाले। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का बारे में आपको पता है कि इसके अंदर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे है वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे, हर जगह फील्ड की वैल्यू सेम है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पैरेलल लाइंस के साथ शो करते हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस हमेशा एक जैसा होता है, एक जैसा फासला होता है। अब हम अगर चार्ज को यहाँ से ऊपर उठाने की कोशिश करें तो इसको उठाना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह मास को ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर उठाना, क्योंकि मास के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। उसी तरह ये जो चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है। एज ए होल जो है वो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस डाउनवर्ड हैं तो इसके ऊपर फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों केसेस सिमिलर है। अब हम क्या करते हैं, आगे जाके हम इस दोनों के ऊपर फोर्स लगानी शुरू करते हैं। तो दोनों को हम ऊपर मूव कर रहे हैं अपनी फोर्स के साथ, दोनों किसी हाइट पे चले गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं फोर्सेस को। तो जिस तरह से फोर्स रिमूव करने से मास नीचे की तरफ गिरेगा, जोर से नीचे आके लगेगा, उसी तरह ये चार्ज भी इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा और बड़े जोर से आके यहाँ आके टकराएगा। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये आ रहा होगा कि जब ये चार्ज स्टार्ट में यहाँ पड़ा हुआ था तो ये डिस्चार्ज क्यों नहीं हो गया इस नेगेटिव चार्ज के साथ मिलके। तो ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली अगर करेंगे, लेकिन जब हम टेस्ट चार्ज लेते हैं तो हम सारी की सारी डिस्कशन हाइपोथेटिकली कर रहे होते हैं। तो आप यही समझें कि हमने इसको इस प्लेट से थोड़ा सा ऊपर से उठाया, टच नहीं हो रहा था, और इस प्लेट के बिल्कुल करीब थोड़ा सा पीछे लेके जाके रोक दिया। लेकिन चूंकि डायग्राम में इस तरह से शो करना ज़रा मुश्किल है, इसलिए मैंने बिल्कुल प्लेट के ऊपर ही शो किया। अब हम देखते हैं कि जब हम इसको नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है। नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगातार डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए हमें एक अपवर्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स जो है वो क्यू नॉट ई है, हम जो फोर्स लगाएंगे वो उसके अपोजिट होगी माइनस क्यू नॉट ई। ये फोर्स इक्वल होगी, तो जब किसी भी चार्ज के ऊपर तमाम फोर्सेस जो हैं वो उनका नेट सम, इनको जाहिर है सम करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आना है, रिजल्टेंट जीरो आ जाना है। रिजल्टेंट जीरो आए फोर्सेस का तो इसका मतलब ये नहीं है कि चार्ज रुक जाएगा, फिर इसका मतलब ये है कि जो उसकी वेलोसिटी होगी वही रहेगी। एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो एफ अगर जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो हमारा टारगेट यहाँ पे असल में क्या है कि जब ये चार्ज यहाँ पे था, हमने स्टार्ट में थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा लगानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स बहुत मामूली सी ज़्यादा। उससे क्या होगा, ये एक दफ़ा आहिस्ता से मूव करना शुरू कर देगा स्टार्ट में। जब इसमें मोशन एक दफ़ा प्रोड्यूस हो जाएगी, बेशक थोड़ी सी माइनर सी वेलोसिटी होगी इसकी, उसके बाद हम इसके ऊपर यही फोर्स लगाते जाएंगे थ्रू आउट द ये डिस्टेंस।
तो ये उस फोर्स की वजह से इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा इस तरीके से अमल करने से कि हम जो है वो जो वर्क डन इसके ऊपर करेंगे वो सारे का सारा अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज नहीं कर रही होगी। हमारा पर्पस क्या है कि चार्ज की सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ना करे। वर्क डन देखते हैं जो हमने किया है। हम जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, ये वाली फोर्स, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स का नाम देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कर दें डिस्प्लेसमेंट के साथ तो ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा, और इसका फार्मूला होगा एफ एक्सटर्नल डी कॉज ऑफ थीटा। डॉट प्रोडक्ट का आपके पास यही फार्मूला होता है। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ गया, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू पुट करेंगे। बहुत सारे जो राइटर्स हैं, बहुत अच्छे राइटर्स भी ये गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, वो मैग्नीट्यूड में यहाँ पे माइनस क्यू नॉट ई पुट कर देते हैं यहाँ पे, और उससे क्या होता है कि समटाइम कुछ लोग वर्क को नेगेटिव भी इवन निकाल लेते हैं। तो ये तो जेन्युइन बात है कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक है। इसका मतलब है कि आप जो वर्क डन कर रहे हैं वो पॉजिटिव है। लेकिन इसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूं कि माइनस क्यू नॉट ई यहाँ क्यों नहीं पुट कर सकते। एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड आना है। डॉट प्रोडक्ट का अगर आप गौर से पढ़ें तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी में आंसर आता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साथ कॉज ऑफ थीटा। और मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। ये फर्स्ट ईयर में आपने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। तो इसका मतलब है यहाँ पे माइनस क्यू नॉट ई पुट नहीं कर सकते, क्यू नॉट ई ही पुट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी पुट करेंगे, कॉज ऑफ थीटा की जगह कॉज ऑफ जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमारी फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दोनों पैरेलल हैं। तो ये आपके पास कॉज जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा क्यू नॉट ई डी। तो इस तरह से हमने वर्क डन फाइंड कर लिया है, यहां से यहां तक जो जाने में वर्क हुआ है। तो अगर इस शुरू में हम यहां से चले थे एंड हमने यहां जाके किया, तो हम दोनों को रिलेट करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं W ऑफ A टू B इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डी। इसका मतलब है यहां से यहां जाने में ये वर्क डन होगा क्यू नॉट ई डी। अब हम जो जहां से हमने स्टार्ट किया था वहां आते हैं। या तो वर्क डन करने से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन हमने बॉडी को इस तरह मूव किया कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो लगे, उसकी वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन जीरो हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज ना आए। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगी तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिक्स रहेगी। इसका मतलब है हमारा वर्क काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर रहा था। तो हमारे वर्क ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी को, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा वर्क डन ए से लेके, ये पॉइंट ए है, प्लेट कैपेसिटर का नाम ए है, कैपेसिटर की इस प्लेट का नाम ए है, तो यहाँ से इस पॉइंट को भी हमने ए कहा हुआ है। तो ए से लेके बी तक जो हमने वर्क डन किया है उसकी वजह से क्या हुआ है, चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, इंक्रीज आई उसके में, तो उसको हमने नाम दे दिया डेल्टा यू का। अब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज का मतलब क्या है, चेंज कैसे फाइंड करते हैं, हमेशा बाद वाली चीज में से पहले वाली चीज माइनस करते हैं। यानी बाद में उसका पोटेंशियल अगर यू बी है यहाँ पे जाके, और स्टार्ट में पोटेंशियल यू ए था, तो यू बी में से यू ए, सॉरी पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्लियर कर रहा हूँ, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल पे अभी नहीं गए। तो बाद में उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू बी है, स्टार्ट में यू ए पोटेंशियल एनर्जी थी, माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क डन के इक्वल है। और ये हमारे पास आंसर किसके इक्वल आया है, ये हमारे पास आया है क्यू नॉट ई डी के इक्वल। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप चाहते हैं कि इस चार्ज को यहां से गायब करें क्यू नॉट को। यानी टेस्ट चार्ज का जो जिक्र आ रहा है हमारी स्टेटमेंट्स के अंदर, हमारी हर चीज़ इस चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रही है। हालांकि एक्चुअली तो जब हम देखेंगे वहां पे टेस्ट चार्ज तो नहीं होगा हमारे पास जिसको हम मूव करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को तो हम स्टडी कर रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, इस क्यू नॉट के लिए स्टडी नहीं कर रहे। तो अब हम इस क्यू नॉट को यहां से भगाएं। अब अगर हम इस सारी इक्वेशन को क्यू नॉट से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं इनमें अगरचे क्यू नॉट नजर आ रहा है आपको, लेकिन ये डिपेंड कर रही हैं सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पे और इस फासले पे। यानी ये जो रेशियो है ये क्यू नॉट को चेंज करने से चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप चार्ज बड़ा लेंगे उस पे आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, आंसर फिर भी वही आएगा। अगर आप चार्ज छोटा रखेंगे उस पर वर्क डन भी कम करना पड़ेगा, रेशियो डिवाइड करके स्टिल आंसर सेम ही आएगा।
तो अब हम इस नई क्वांटिटी को जो कि डेल्टा यू ओवर क्यू नॉट कह लें या डब्ल्यू ऑफ ए बी ओवर क्यू नॉट कह लें, इसको कोई नया नाम देते हैं। हम इसको नाम देते हैं डेल्टा वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। हम कहते हैं ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वैल्यू टेस्ट चार्ज जो आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। तो डिफाइन कर सकते हैं इसको इस तरीके से कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये वर्क डन है एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जब भी टेस्ट चार्ज नीचे डिवाइड हो रहा होता है तो हम डेफिनेशन में क्या कहते हैं, ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, यानी ए से बी तक लेके गए थे ना, वर्क डन था, तो वो वन पॉइंट टू अदर कहेंगे डेफिनेशन में। कीपिंग इट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, आपने इसको रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, मुराद ये है कि आपने चार्ज को इस तरह मूव करना है यहाँ से यहाँ तक कि उसकी वेलोसिटी जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहे, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको अगर देखें तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू में से ये वाली पोटेंशियल की वैल्यू माइनस कर देंगे, वी बी में से वी ए माइनस कर देंगे, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है इसमें से इतनी चीज़ आप पिक कर लें तो आपके पास ये आ गई इस तरह से। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट होता है जॉल, एनर्जी का यूनिट जॉल है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी डेफिनेटली जॉल है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का भी वही यूनिट होगा जो पोटेंशियल एनर्जी का, तो वो ये भी जॉल आ जाएगा। जॉल को आप कूलम से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आ जाएगा, जिसको उर्फ़े आम में कॉमनली हम कहते हैं वोल्ट। यानी आपके घरों में जो बिजली आती है हम कहते हैं 220 वोल्ट है, तो वो असल में क्या होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। यहाँ से क्यू नॉट को इधर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब क्या करें, आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के इक्वल थी, बहुत ही स्टार्ट में हमने ये कहा था, तो ये जो सारी चीज़ है ये इक्वल होगी। अब एक और पिछली इक्वेशन पे जाते हैं। ये सारी इक्वेशन बताने का पर्पज़ ये था कि ये इक्वेशन बुक में लिखी हुई है तो आपको समझ आ जाए कि कहाँ से आई। अब हम एक प्रीवियस इक्वेशन जो अभी थोड़ी देर पहले जिस पे बात कर रहे थे वही दोबारा लिखते हैं, और यहाँ से अब हमारा इस दफ़ा लिखने का पर्पज़ ये है कि हम वी बी और वी ए की वैल्यू फाइंड कर सकें। अभी तक हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो फाइंड कर ली है कि वर्क डन ओवर यूनिट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो वर्क डन होगा, लेकिन अभी तक हमने इनकी अलग-अलग से वैल्यू नहीं फाइंड की, वी बी और वी। तो अलग से वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें, पहले तो इस सारे को डायरेक्टली इसके इक्वल कर दें, तो ये डायरेक्टली इक्वल हो गया। अब क्या करें, इसकी जो है वो सिम्बल सही कर दें, इधर हो या इधर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो है हमने वी बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐसा करना पड़ेगा कि हम वी ए को ज़ीरो कर लेंगे तो हमारे पास वी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी टर्म जीरो बनाने के लिए हम क्या ज्यूम करेंगे, हम कहते हैं कि पॉइंट ए जो यहाँ पे है, यहाँ पे तो कोई पोटेंशियल इसके ऊपर मौजूद है कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर, लेकिन अगर हम इसको यहाँ से बहुत दूर ले जाएं, इतनी दूर ले जाएं जितना आप सोच भी नहीं सकते, यानी इन्फिनिट डिस्टेंस पे ले जाएं, तो वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा। ये हम अज्यूम करते हैं कि इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो फिर हम वी ऑफ इन्फिनिटी लिख लेते हैं यहाँ पे ए की जगह, और फिर वर्क डन भी ए से बी की बजाय क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से बी तक। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी मैंने बताया कि हमने इसको जीरो ज्यूम करना है, तो ये जब जीरो माइनस करेंगे तो ये आपके पास वी बी आ जाएगा। तो इस तरह से अब यहाँ पे सिर्फ वी बी बच गया, और ये क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब यहाँ से नहीं लेके आना आपने इन्फिनिटी से लेके आना है, बहुत दूर से लेके आना है, इतनी दूर से जितना जहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट ना कर रहा हो। तो अब हम इसको डिफाइन कर, इसके अंदर से पहले तो सब्सक्रिप्ट खत्म करते हैं, इन्फिनिटी टू बी की बजाय हम जनरली इसको डब्ल्यू लिख लेते हैं, और वी बी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू को जस्ट सिंपली सब्सक्रिप्ट रिमूव करके वी लिख लेते हैं। तो हम कहते हैं कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in bringing the unit positive charge from infinity to some point keeping in it electrostatic equilibrium। electrostatic equilibrium पहले भी बताया कि उसकी स्पीड ना बढ़े ना कम हो, is called electric potential। इसको अब इस वर्क डन को आप कहेंगे जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देंगे। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की बजाय हमने डेफिनेशन की है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एट दैट पॉइंट। यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी असल में पोटेंशियल का डिफरेंस ही है। कैसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एब्सोल्यूट फॉर्म में हमने देखा है वो असल में पोटेंशियल डिफरेंस है किसी पॉइंट के दरमियान और इन्फिनिटी के दरमियान।
तो पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया कि हमने जो एक पॉइंट है उसको इन्फिनिट कह दिया। अब इन्फिनिट पॉइंट का और उस पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको आप उस पॉइंट का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, जिसकी आपके पास ये डेफिनेशन।